दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लॉक होम्स सीरीज की अगली कहानी द एडवेंचर ऑफ द एबी ग्रेंज हिंदी में। शर्लॉक होम्स की निगाहें अपने सामने पड़े उस पत्र पर जमी थीं। पत्र उसके दोस्त हॉपकिंस ने भेजा था। हॉपकिंस पुलिस का एक होनहार इंस्पेक्टर था। वो पहले भी कई मुश्किल केसों में उसकी मदद ले चुका था। शर्लॉक जानता था कि हॉपकिंस उसकी मदद के लिए तभी पूछता है जब वास्तव में ही उसे उसकी मदद की जरूरत होती है। वो खुद बहुत जीनियस था, लेकिन ये भी जानता था कि शर्लॉक जीनियस का भी बाप है। पत्र का मजमून इस प्रकार से था। एबी ग्रेंज, मार्शम, केंट, समय 3:30 दोपहर। डियर शर्लॉक होम्स, एक कत्ल के केस में उलझ गया हूँ। कातिल पकड़ से बहुत दूर है। कत्ल होने वाला एक नामी गिरामी अमीर हस्ती है। मेरी इज्जत दांव पर लगी है और पूरे मीडिया की निगाहें इस केस पर। मैंने घटनास्थल की घेराबंदी करवा दी है और तय किया है कि इस घेराबंदी को तब तक कोई नहीं तोड़ेगा जब तक तुम वहां पहुंचकर इस केस की तहकीकात न कर लो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्लू घटनास्थल से इधर से उधर हो जाए। तो क्या तुम अपने दोस्त की मदद को आना चाहोगे? तुम्हारे इंतजार में, हॉपकिंस। क्या सोचा है तुमने? जाओगे? डॉक्टर वॉटसन ने पत्र पढ़ते हुए शर्लॉक की आंखों में झांकते हुए पूछा। बिल्कुल जाएंगे मेरे दोस्त। हॉपकिंस के साथ अब तक हमने करीब 7 केस किए हैं। उन 7 केसों को हल करने में बहुत दिमाग खर्च हुआ था और ऐसा हर केस मेरे दिमाग के लिए खुराक की तरह काम करता है, उसको पोषण देता है। इसलिए हम जरूर चलेंगे। क्या तुम तैयार हो? 20 मिनट बाद वे दोनों कैंट जाने वाली ट्रेन में बैठ चुके थे। वहां से एक घोड़ा गाड़ी द्वारा वे अपने गंतव्य तक पहुंचे। ये एक बड़ा सा घर था जिस पर एक बड़ा ही मजबूत गेट लगा था। हॉपकिंस ने गेट पर ही उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अंदर ले गया। चाय कॉफी के दौरान हॉपकिंस ने बताना शुरू किया। कत्ल होने वाला शहर का बड़ा ही मशहूर इंसान है। उसका नाम है ब्रेकनस्टॉल। दौलत और रुतबे में उसका कोई मुकाबला नहीं है। हॉपकिंस शायद उसकी और भी तारीफ करता, लेकिन शर्लॉक ने उसे बीच में ही टोक दिया। अमीर हो या गरीब, मरने के बाद किसी को भी रेशम का कफन नहीं पहनाया जाता मेरे दोस्त। उसकी दुनिया एक ताबूत और एक कब्र में ही सिमट जाती है। कर्म अच्छे हों तो ही दुनिया उसे याद रखती है। बस जिंदगी का यही सच है। हॉपकिंस शर्लॉक का इशारा समझ गया। उसने जल्दी से कहा, मुझे संदेह है कि मिस्टर ब्रेकनस्टॉल को 3 लोगों के एक कुख्यात गैंग ने मारा है। उसकी मौत लोहे के एक बेलचे के वार से हुई है, जिसका इस्तेमाल अक्सर कोयले को आग में डालने के लिए किया जाता है। उसकी पत्नी बेहद सदमे में है। शर्लॉक 3 लोगों के इस गैंग के कारनामों से अच्छी तरह परिचित था। एक बाप अपने 2 बेटों के साथ इस गैंग को चलाता था। वे सभी खूंखार डकैत थे। खून खराबा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पुलिस के लिए यह गैंग काफी समय से सिरदर्द बना हुआ था। हॉपकिंस उन्हें उसी समय मिसेस ब्रेकनस्टॉल के पास ले गया। वो एक अधेड़ उम्र की औरत थी, लेकिन काफी खूबसूरत थी। उस समय वो गुमसुम और हताश एक कुर्सी पर बैठी थी। हॉपकिंस ने उन दोनों का परिचय देने के साथ ही उसे घटना का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा। उसने शर्लॉक और वॉटसन को घूरती निगाहों से देखा और बताना शुरू किया। रात करीब 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा। मैं एक किताब पढ़ रही थी। मेरे पति ऊपर अपने कमरे में सो रहे थे। सभी नौकर भी सोने के लिए अपने कमरों में जा चुके थे। करीब 11 बजे होंगे जब मैं उठी। मेरी निगाहें नींद से बोझिल हो रही थीं। मैंने किताब एक तरफ रखी और सोने जाने से पहले एक नज़र अपने आसपास डाली। मेरा मतलब है जैसे आमतौर पर सभी घरों की औरतें करती हैं, यानी ये चेक करना कि घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दिए गए हैं या नहीं। मेरे हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी। मैंने देखा कि एक खिड़की खुली हुई थी। मैं उसकी तरफ बढ़ी। तभी मेरी निगाह खिड़की से बाहर की ओर गई। मैंने वहां 3 लोगों को खड़े देखा। उनमें से एक, जो उम्र में बड़ा दिखाई पड़ रहा था, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने उन्हें देखते ही चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि उनमें से एक स्प्रिंग की तरह उछला और उसने खिड़की से अंदर आकर मेरी गर्दन दबोच ली। मेरी आवाज़ गले के अंदर ही घुट गई। मैं बहुत घबरा गई थी। उसकी पकड़ से निकलने के लिए मैं मचलने लगी। इसी आपाधापी में जोर से कुर्सी गिरने की आवाज़ आई। तब तक वो दोनों भी अंदर आ गए। जिसने मुझे पकड़ रखा था उसने जोर से एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया, जिससे मैं दूर फर्श पर जा गिरी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा।
ऐसा लगा जैसे मैं होश खो रही हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह बेहोश नहीं हुई। मैं देख पा रही थी कि वे लोग मुझे कुर्सी से बांध रहे हैं, लेकिन मैं उनका मुकाबला करने की हालत में नहीं थी। उन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैं बहुत बुरी तरह डर गई थी। तभी मैंने अपने पति को उधर आते देखा। शायद उन्हें भी कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा हो गया था। उनके हाथ में एक भारी छड़ी थी। उन तीनों को देखते ही उन्होंने उन पर छड़ी से वार करने की कोशिश की, लेकिन उन तीनों की ताकत के आगे उनकी एक न चली। उनमें से एक ने वहीं फायर प्लेस से उस बेलचे को उठाकर उनके सिर पर जोर से वार किया। वार इतना खतरनाक और जोरदार था कि मेरे देखते ही देखते वे फर्श पर गिर गए और छटपटाते हुए उन्होंने तुरंत दम तोड़ दिया। डर और आतंक के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी। मेरा दिमाग बुरी तरह चकराने लगा और शायद कुछ पल के लिए मैं बेहोश हो गई। जब मैंने अपने दिमाग पर फिर से काबू पाया तो मैंने देखा कि वे तीनों उस वक्त भी वहां मौजूद थे। उनके डर से मैं वैसे ही बिना हिले डुले पड़ी रही। वे लोग कीमती सामान समेट रहे थे। उन्होंने कीमती शराब की एक बोतल भी ले ली थी। उसे देखकर तीनों बेहद खुश थे। वे तीनों इतने बेखौफ थे कि शराब की बोतल को खोलकर वहीं पर शराब पीने लगे। उन्होंने अपने गिलास खाली किए और फिर उसी खिड़की से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मैंने किसी तरह अपने मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा निकाला और उसके बाद मैं चिल्लाने लगी। मेरी चीखें सुनकर नौकर दौड़े हुए आए। उन्होंने मेरे बंधन खोलकर मुझे आज़ाद किया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन के साथ उस कमरे में पहुंचा जहां वो घटना हुई थी। टेबल पर 3 गिलास अभी भी रखे थे। जिस बेलचे से वार किया गया था, शर्लॉक ने उसे बड़े ध्यान से देखा। वार इतना जोरदार और घातक था कि बेलचा एक कोने से मुड़ गया था। शर्लॉक ने टेबल पर पड़े हुए शराब के उन गिलासों को भी ध्यान से देखा जिसमें उन तीनों ने शराब पी थी। उसने तीनों गिलासों को सूंघ कर देखा और पाया कि शराब पीने के लिए सिर्फ 2 गिलासों का ही उपयोग किया गया था। शर्लॉक ने हॉपकिंस से सवाल किया, क्या मिसेस ब्रेकेनस्टॉल ने उन तीनों को शराब पीते देखा था? हाँ, उसने तुम्हारे सामने ही तो कहा था कि उसने ऐसा होते देखा था। सवाल ये है कि उन्होंने मिसेस ब्रेकेनस्टॉल को क्यों छोड़ दिया, जबकि वो तो उन्हें अच्छी तरह देख भी चुकी थी और केस की चश्मदीद गवाह भी बन सकती थी। हाँ, उसने बताया तो कि वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि कहीं वो उसे भी ना मार दें। शर्लॉक ने घर के नौकरों से बात करने की इच्छा जताई। नौकरों को मिसेस ब्रेकेनस्टॉल के सामने ही लिविंग रूम में बुलाया गया। उनमें से एक अधेड़ सी दिखती नौकरानी टेरेसा ने बताया, वो बहुत ही भयानक पल थे। सबसे पहले मैडम की चीख सुनकर मैं वहां पहुंची थी। मैंने मैडम को उस हाल में देखा तो सबसे पहले उन्हें रस्सियों की कैद से आज़ाद किया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। क्या तुमने भी कुछ लोगों को बंगले के बाहर खड़े देखा था? शर्लॉक ने पूछा। हाँ, मेरी उड़ती सी नज़र उन पर गई तो थी, पर मैंने सोचा कि वो ऐसे ही खड़े होंगे। बाहर तो कोई भी खड़ा रह सकता है। उस समय मुझे उन पर किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ। सहसा शर्लॉक की नज़रें मिसेस ब्रेकेनस्टॉल की कलाई की तरफ गईं। वहां से एक बांह कुछ ऊपर की ओर खिसक गई थी, जहां एक जख्म सा दिखाई पड़ रहा था। शर्लॉक ने पूछा, ये चोट शायद रात को ही लगी होगी। आपका मतलब है कि उन तीनों बदमाशों के कारण? जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये चोट मुझे मेरे पति की दी हुई है। क्या मतलब? शर्लॉक ने पूछा। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक शराब उनके हलक से नीचे नहीं उतर जाती थी। पीने के बाद उन्हें बिल्कुल होश नहीं रहता था। वे बिल्कुल जंगली हो जाते थे। उनके गुस्से की हद ये थी कि एक बार शराब के नशे में उन्होंने बड़ी ही निर्दयता के साथ अपने कुत्ते को जला दिया था। हमारे पड़ोसी भी इस बात को जानते हैं और नौकर भी। जब वे चीख रहे होते थे तो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता था कि हमारे डाइनिंग रूम और बेडरूम में किसके साथ क्या बुरा हो रहा है। ओह, क्या मैं उस जगह को देख सकता हूं जहां आपने उन तीनों को अंदर आने से पहले देखा था? मिसेस ब्रेकेनस्टॉल हमें वहां ले गईं। शर्लॉक ने डाइनिंग रूम में रखी कुर्सी के पास वो रस्सी पड़ी हुई देखी जिससे मिसेस ब्रेकेनस्टॉल के बयान के मुताबिक उसको बांधा गया था। सहसा शर्लॉक ने हॉपकिंस से पूछा, हॉपकिंस, क्या सच में यहाँ की सारी चीजें घटना के बाद से वैसे के वैसे ही पड़ी हैं? निस्संदेह, ये सब मेरी सख्त निगरानी में है, हॉपकिंस ने कहा। लेकिन उन्हें रस्सी कहाँ से मिली? रस्सी उन्होंने खिड़की पर टंगे पर्दे से तोड़ी होगी।
रस्सी का प्रयोग अक्सर पर्दे को खींचकर बंद करने और खोलने के लिए किया जाता है। ये सुनते ही शर्लॉक सीधा खड़ा हुआ, जैसे वापस चलने के लिए तैयार हो गया हो। फिर उसने कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है हॉपकिंस, ये काम उन तीनों बदमाशों का ही है। तुम उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार कर सकते हो। हमारा काम पूरा हो गया, अब हम चलते हैं। इतना कहकर शर्लॉक ने हॉपकिंस से हाथ मिलाया और वॉटसन के साथ बाहर निकल गया। दोनों ने वापसी का टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गए। डॉक्टर वॉटसन का दिमाग चक्कर खा रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि शर्लॉक ने कत्ल की जगह पर जाकर भी कुछ नहीं किया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने पुलिस की बनाई हुई थ्योरी को सही ठहरा दिया था। अगर इस केस में ऐसी कोई खास बात नहीं थी तो फिर हॉपकिंस ने शर्लॉक को क्यों बुलाया था? जब ट्रेन चली तो शर्लॉक पिछले दरवाजे से नीचे उतरने लगा। उसने डॉक्टर वॉटसन का हाथ पकड़कर उसे भी नीचे उतार लिया। डॉक्टर वॉटसन की बुद्धि एक बार फिर से चकरा गई। अरे ये क्या कर रहे हो? ट्रेन से गिराओगे क्या? असल में हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या मतलब? क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं उठ रहे? उठ तो बहुत से रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने जो सोचा होगा वो ठीक ही होगा। मेरे हिसाब से अभी केस खत्म नहीं हुआ है दोस्त। तो फिर तुमने हॉपकिंस को वहां ऐसा क्यों कहा? ऐसा कहना जरूरी था ताकि असलियत से पर्दा हटाया जा सके। तो क्या कत्ल उन तीनों बदमाशों ने नहीं किया? ये मैंने अभी नहीं कहा। बस मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब ठीक नहीं मिले। इनमें झूठ की पूरी पूरी गुंजाइश है। जहां झूठ होता है वहां झूठ के पर्दे को हटाकर सच को सामने लाना मेरा काम है। लेकिन हॉपकिंस से भी छुपाकर? डॉक्टर वॉटसन की हैरानी खत्म हो ही नहीं रही थी। हाँ, मैं फिलहाल सभी को ऐसा दिखाना चाहता था कि मैंने उनकी कहानी पर विश्वास कर लिया है। और वो कुछ सवाल क्या हैं जिनके जवाब अभी तुम्हें मिले नहीं हैं? देखो वॉटसन, मिसेस ब्रेकिनस्टॉल ने मुझे बताया कि उसने तीनों बदमाशों को शराब पीते हुए देखा, जबकि ये बात सरासर झूठ है। लेकिन देखा तो उसने है ही। फर्क ये है कि उसने उन लोगों को शराब पीते हुए देखा और मैंने उन्हें गिलासों में शराब पीते हुए देखा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, डॉक्टर वॉटसन ने कहा। जब मैंने उन गिलासों को सूंघ कर देखा तो मैंने पाया कि उनमें से केवल 2 में ही शराब की गंध थी, तीसरे में कोई गंध नहीं थी। इसका मतलब तीसरे गिलास में शराब डाली ही नहीं गई। जबकि मिसेस ब्रेकिनस्टॉल ने तीनों को ही शराब पीते हुए देखने की बात कही। इसका साफ मतलब यह है कि वो झूठ बोल रही है। उसके पति का कत्ल हुआ है और वो झूठ बोल रही है। ऐसा क्यों? बस यही समझना बाकी है कि तीसरे गिलास की वहां क्या जरूरत थी और क्यों थी, जबकि पीने वाले 2 थे। वो ऐसे बयान क्यों दे रही थी जो हत्यारे के पक्ष में जा रहे थे? क्या वो नहीं चाहती थी कि कातिल पकड़ा जाए? मैंने कभी पहले भी कहा था कि किसी भी केस में जब तक एक भी सवाल का जवाब अधूरा रहता है तो समझो कि केस में कहीं कुछ छूट गया है। इसीलिए तब मैं वहां से चला आया ताकि उन बिखरी कड़ियों को जोड़ सकूं। मैं जानता हूं कि इंस्पेक्टर हॉपकिंस पर सर ब्रेकिनस्टॉल के रुतबे का काफी प्रभाव है। शायद वो मुझे सख्ती के साथ पूछताछ नहीं करने देता या उस पर एतराज करता, इसलिए अब मैं आगे की कार्रवाई उसके जाने के बाद ही करना चाहता था। कुछ देर बाद ही वे दोबारा कैंट जाने वाली ट्रेन में बैठे थे। 15 मिनट बाद वे फिर से सर ब्रेकिनस्टॉल के बंगले के सामने खड़े थे। उन्हें अंदर जाने से रोका नहीं गया। हॉपकिंस सचमुच वहां पर नहीं था। शर्लॉक वापस घटनास्थल पर पहुंचा और उसने एक बार फिर से बहुत ही बारीकी के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। उसने उस कुर्सी की भी बारीकी से जांच की जिस पर मिसेस ब्रेकिनस्टॉल को बांधा गया था, यहाँ तक कि उसने रस्सी की उन गांठों तक का फिर से मुआयना किया जिससे उसे बांधा गया था। कुछ मिला? डॉक्टर वॉटसन ने पूछा। हाँ, बिल्कुल मिला। मिसेस ब्रेकिनस्टॉल का एक और झूठ। उसने मुझे बताया था कि लुटेरे ने पर्दे की रस्सी को खींचकर तोड़ा था, जबकि रस्सी को खींचकर नहीं तोड़ा गया था, बल्कि उसे चाकू से काटा गया था। और ये यहाँ पर देखो, शर्लॉक ने कुर्सी की सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये क्या है? कुर्सी पर खून की एक बूंद। ये किसके खून की बूंद है? सवाल ये नहीं है मेरे दोस्त कि ये किसके खून की बूंद है। सवाल ये है कि ये बूंद यहां आई कैसे? शायद कत्ल करते हुए इस तरफ उछल गई होगी, डॉक्टर वॉटसन ने कहा।
लेकिन कत्ल के समय तो यहाँ कुर्सी पर मिसेस ब्रेकेनस्टॉल पहले से ही बंधी थी। अगर वो यहाँ बंधी थी तो खून की ये बूंद तो उनके ऊपर गिरनी चाहिए थी। वाह, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, डॉक्टर वॉटसन ने कहा। इससे उसका झूठ और भी पक्का हो जाता है, और साथ ही उसकी जो नौकरानी है टेरेसा, वो भी उसका साथ दे रही है। वो हकीकत को जानती है, लेकिन वो उसकी पुरानी और वफादार नौकरानी है। इसका मतलब कि शक की सुई इन्हीं दोनों पर घूम रही है, डॉक्टर वॉटसन ने हैरानी से पूछा। शर्लॉक ने तुरंत टेरेसा को बुलवाया और कहा, देखो, मैं जानता हूं कि मिस्टर ब्रेकेनस्टॉल बहुत गुस्से वाले इंसान थे। उन्हें इंसान की कद्र नहीं थी। यदि ऐसा है तो उन्होंने कभी न कभी तुम्हें भी जरूर बेइज्जत किया होगा। जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हारी भला क्या औकात हो सकती है। मुझे तुमसे और तुम्हारी मालकिन से हमदर्दी है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी मालकिन की मुलाकात तुम्हारे मालिक से कब और कैसे हुई थी। टेरेसा कुछ रुआंसी सी हो गई और बोली, जी हाँ, वो शख्स इंसान कहलाने के लायक नहीं था। मालकिन की मुलाकात उससे 18 महीने पहले हुई थी, जब हम एक शिप से लंदन आ रहे थे। क्या मैं उस शिप का नाम और तुम्हारी यात्रा की तारीख जान सकता हूँ? शिप का नाम? शायद वो मुझे ठीक से याद नहीं, पर गिलबर्ट या कुछ साथ में ऐसा ही कुछ जुड़ा था। लेकिन यात्रा की तारीख बता पाना तो मुश्किल है। मेरे विचार में मिस्टर ब्रेकेनस्टॉल पूरे रास्ते तुम्हारी मालकिन के साथ रहे होंगे। जी नहीं, पूरी यात्रा के दौरान तो वहां उनके साथ शिप का फर्स्ट ऑफिसर था, जिसने यात्रा के दौरान हमारा बहुत ध्यान रखा था। उसका नाम जैक क्रॉकर था। ओह, तो फिर मिस्टर ब्रेकेनस्टॉल भी साथ ही यात्रा कर रहे होंगे और यात्रा के दौरान ही किसी समय तुम्हारी मालकिन से मिले होंगे, है ना? जी नहीं, वे तो उनसे यहाँ लंदन में ही मिले थे। बातें करते हुए शर्लॉक और टेरेसा मिसेस ब्रेकेनस्टॉल के पास आ गए। मिसेस ब्रेकेनस्टॉल उन्हें देखकर चौंकी और फिर बोली, क्या कुछ पूछताछ बाकी रह गई थी मिस्टर होम्स? पूछताछ नहीं मिसेस ब्रेकेनस्टॉल, असल में मैं यहाँ दोबारा सच की जांच करने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह सच बोलें। तो क्या मैंने अब तक झूठ बोला है? अगर आपने झूठ नहीं बोला है तो क्या यहाँ बिखरे पड़े सबूत झूठ बोल रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं चाहता, वो सुनना चाहता हूं जो आप कहने से बच रही हैं। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आप शक करने की वजह पैदा कर रही हैं। शर्लॉक का स्वर अचानक सख्त हो गया। मिस्टर शर्लॉक, आपको किसी लेडी से बात करने की तमीज नहीं है। आप भूल रहे हैं कि इनके पति की मौत हुई है। ये अभी उसके सदमे से बाहर भी नहीं आ पाई हैं और आप उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। ठीक है, कड़े स्वर में इतना कहकर शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन के साथ कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते वक्त शर्लॉक ने सामने एक छोटा तालाब देखा, जिसका पानी ठंड के कारण करीब जमसा गया था। शर्लॉक ने एक नोटपैड पर कुछ लिखा और उसे लॉज कीपर के हवाले करते हुए बोला, इसे इंस्पेक्टर हॉपकिंस तक पहुंचा दो। इसके बाद दोनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। लंच के बाद वे एक शिपिंग कंपनी में गए और उसके बाद वापस इंस्पेक्टर हॉपकिंस के पास। वो उन्हें देखकर हैरान हुआ। कमाल है, तुम अभी गए नहीं थे और मैं तो ये समझ रहा था कि केस खत्म हो चुका है। मैंने उन तीनों बदमाशों की तलाश में पुलिस को लगा दिया है। मुझे पता चला कि वे बदमाश तो घटना के वक्त न्यूयॉर्क की जेल में थे। तो मैं इसी उधेड़-बुन में पड़ा था कि फिर आखिर कत्ल किया किसने है, और अगर कत्ल उन तीनों ने नहीं किया तो तुम केस को सॉल्व हुआ मानकर वापस कैसे चले गए? तभी मुझे तुम्हारा नोट मिला और तालाब की खोजबीन के बाद मैं तुम्हारे वापस लौटने की वजह भी समझ गया। आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि बंगले से चोरी हुई कीमती चीजें वहां मिलेंगी? देखो हॉपकिंस, शर्लॉक ने उसे समझाते हुए कहा, जब कुछ चोरी गया है तो इन्वेस्टिगेशन करते समय उस पॉइंट को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जिसे चोर बताया जा रहा है असल में चोरी उसने की भी है या नहीं। ये तुम्हें कैसे पता चला? हॉपकिंस ने हैरानी से पूछा। अभी थोड़ी देर में ही तुम सब कुछ जान जाओगे। मेरा मतलब है जब 6K के रहस्य खुलेंगे। 6K? क्या मतलब? ये 6K की क्या गुत्थी है? पुलिस वाला होकर इतने मतलब पूछना अच्छी आदत नहीं है हॉपकिंस। अरे बताओ भी, हॉपकिंस ने पूछा। 6K का मतलब है कौन, क्या, कब, क्यों, कहां और कैसे।
शर्लॉक ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी बातें तो सचमुच मेरा दिमाग घुमा रही हैं। हॉपकिंस ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। ज्यादा परेशान मत हो, कुछ ही देर में हम कातिल से मिलने वाले हैं, तब सारी गुत्थियां खुद ही सुलझ जाएंगी, शर्लॉक ने कहा। उसके चुप होते ही एक लंबे कद का मजबूत जिस्म का इंसान अंदर दाखिल हुआ। उसने शिप के कैप्टन जैसी वर्दी पहनी हुई थी। आते ही उसने कहा, मेरा नाम जैक क्रॉकर है मिस्टर शर्लॉक। मुझे मेरी शिपिंग कंपनी से बताया गया था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जी हाँ, हमने ही वहाँ ऐसा मैसेज छोड़ा था। हम चाहते थे कि तुम्हें द बॉस शिप का कैप्टन बनने की मुबारकबाद तो दे ही दी जाए। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता, जैक ने कुछ हैरान होते हुए कहा। लेकिन हम आपको जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कल रात मिस्टर ब्रेकेनस्टॉल के साथ क्या, क्यों और कैसे हुआ, इसलिए सच को छुपाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जैक ने बेचैनी से पहलू बदला। उसका चेहरा उतर गया। वो समझ गया कि उसका खेल खत्म हो गया है। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरी मिस मैरी फेजर से मुलाकात शिप में उनकी यात्रा के दौरान हुई थी। हाँ हाँ, कहते रहो, मैं जानता हूं कि मैरी फेजर ही मिसेस ब्रेकेनस्टॉल है। जैक ने फिर से बोलना शुरू किया। उसे देखते ही मैं दिल हार गया। पहली नज़र का प्यार, उसे भूल पाना मेरे वश में नहीं था। उस वक्त मैरी ने मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हालांकि हम अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके शिप से जाने के बाद भी मैं उसे और उसकी बातों को भूल नहीं सका। मैं उससे मिलना चाहता था। लंदन पहुंचकर मैंने उसके घर का पता लगाया और उससे मिलने उसके घर पहुंच गया। मैं जानता था कि उसकी शादी हो चुकी है, पर मैं किसी भी हालत में उससे मिलना चाहता था। मैं उसके घर की खिड़की के बाहर इंतजार करता रहा। काफी देर बाद वो कमरे में आई। उसे देखकर मैं भी कमरे में आ गया। मुझे देखकर वो हैरान रह गई। उसने मुझे अपने पति की हैवानियत के बारे में बताया। वो उस घर में बहुत परेशान थी। उसका पति बिल्कुल जानवर था और उसे बुरी तरह पीटता था। वो उससे नफरत नहीं कर सकती थी क्योंकि आखिर वो उसका पति था। उसने मुझे वहां से चले जाने के लिए कहा। मेरे पास अब वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। मैं उसे छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत के साथ नहीं लड़ सकता था। मैं वहां से निकल ही रहा था कि उसी समय उसका पति वहां आ गया। उसे मेरे साथ देखते ही वो उसे मारने के लिए झपटा। उसने हाथ में पकड़ी छड़ी से उस पर प्रहार किया। छड़ी से मैरी की कलाई घायल हो गई। उसका पति गुस्से में पागल था। फिर उसने मुझे मारने के लिए छड़ी उठाई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मुझे पास ही फायरप्लेस में वो बेलचा रखा दिखाई दिया। अगर उस बेलचे से मैं उसे नहीं मारता तो वो उस वक्त हम दोनों को ही मार डालता। संयोग से बेलचे की एक चोट से ही उसकी जान निकल गई। हम दोनों बुरी तरह घबरा गए। मिस फेजर नहीं चाहती थी कि मैं इस केस में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लूं। तब उसी की जिद पर हमने टेरेसा को भी अपने साथ मिलाते हुए एक कहानी बनाई। हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी वाइन पी। मैंने लंदन के उन 3 कुख्यात बदमाशों के बारे में सुन रखा था। हमने इस घटना को लूटपाट का नाम देने की कोशिश की और वहां पर एक खाली गिलास और रख दिया। बस यही मेरी कहानी है। असल में तुम्हारी कहानी जानने ही मैं शिपिंग कंपनी गया था, होम्स ने कहा। कुर्सी पर बंधी रस्सी की गांठ देखकर ही मैं समझ गया था कि ये काम उन 3 बदमाशों का नहीं है, क्योंकि समुद्र में काम करने वाले नाविक ही कुछ खास किस्म की गांठें लगाते हैं, और वो तुम थे, क्योंकि तुम्हारा संबंध मिसेस ब्रेकेनस्टॉल से भी था। और हाँ, अगर तुम शातिर चोर होते तो कीमती चीजें तालाब में ना फेंक जाते, डॉक्टर वॉटसन ने कहा। जमे हुए तालाब का कुछ हिस्सा टूटा हुआ देखकर मुझे तभी शक हो गया था कि चोरी किया गया सामान वहीं फेंका गया है, और उसके बाद सारी कड़ियों को जोड़कर इस नतीजे पर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था, शर्लॉक ने कहा। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, जैक ने थकी हुई आवाज में कहा। मैं जानता हूं कि असल में तुमने जो कुछ भी किया अपने बचाव में किया। कोर्ट हमेशा इस बात को ध्यान में रखती है कि जुर्म किन हालातों में हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इंस्पेक्टर हॉपकिंस इस केस में तुम लोगों की पूरी मदद करेंगे। इतना कहकर डॉक्टर शर्लॉक और वॉटसन वहां से बाहर निकल गए।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। जल्द ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।